चलिए, तो अब मैं बता रहा हूँ सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। देखो आज का ना पूरा लेक्चर एकदम बेसिक बेसिक बात है, लेकिन कल जो बात होगा ना हायर हायर बात करेंगे। लेकिन आज का चीज आपको क्लियर है तब कल मजा आएगा, ठीक है। तो दो टाइप के सेल, अगर मैं मोटा मोटी तौर पे बात करूं सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम में, तो दो टाइप के सेल है भाई साहब। वन इज लिम्फोसाइट। अब आपको पता है कि लिम्फोसाइट इज अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, हेलो, इज अ टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट। एंड अनदर वन इज एपीसी, मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। मैं पहले बात करता हूं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की, ठीक है। तो चलो मैं डायग्राम बना रहा हूं, दिस इज द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, गौर से देखना, ठीक है। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है तो अच्छा, इसमें मैंने एग्जांपल आपको पहले ही बता दिया। कौन कौन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, एग्जांपल बताना जल्दी से, अभी बताया थोड़ी देर पहले। मैक्रोफेजेस, एक तो मैक्रोफेज जो कि एक डब्ल्यूबीसी है। दूसरा बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। और तीसरा डेंड्राइटिक सेल। अगर इसमें भी बोले कि मेन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन है, मैक्रोफाज, मेन वही है। बाकी बी लिम्फोसाइट और डेंड्राइटिक सेल ये भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह करती है बॉडी। कब करती है वो सब आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मान लो कोई भी एक एपीसी है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। अब सुना ध्यान से, अगर ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, इसके सरफेस पे कौन सा एमएससी होगा, एमएससी 1 या 2, जल्दी बताओ। इस पे दोनों होगा। बहुत अच्छा, इस पे दोनों होगा। तो मान लो कि दिस इज एमएससी 1 एंड मान लो कि दिस इज एमएससी 2। देख लो दोनों का बाइंडिंग साइट अलग अलग टाइप का है, क्योंकि एक से CD8 एक से CD4 बाइंड करेगा। तो एमएससी 1 तो इसमें किस चीज के लिए काम आएगा, इस सेल को ये पहचानने के लिए कि ये इस बॉडी का है भी या नहीं है, यस और नो। यस सर। और एमएससी इस बात को पहचानने आएगा, किस काम में आएगा, अभी देखना है किस काम में आएगा एमएससी 2। क्योंकि मैंने पहले ही बोला ये बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, और ये कैसे हेल्प करेगा एमएससी 2 डिफेंस सिस्टम में, देखना। सपोज करो कल को कोई पैथोजन आया, ये लो जी आ गया पैथोजन, ये देखो ये पैथोजन है, ये पैथोजन है। ये देखो अभी मजे कर रहा है, इसको मजा आ रहा है अभी, ठीक है। ये पैथोजन है। ये पैथोजन के आते ही एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पहले उसको अट्रैक्ट करता है, देन उसको फेगोसाइटोज करता है बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। अब आपको पता है कि फेगोसाइटोसिस कैसे होना है, तो पहले वो इसमें क्या करेगा, आके बाइंड करेगा। अभी तक इसको मजा आ रहा है, देखो अभी भी मजा आ रहा है इसको। लेकिन अब थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है, आपको पता है कि यहाँ पे एंडोसोम का फॉर्मेशन हो जाएगा, और उस एंडोसोम के अंदर कौन आ जाएगा, ये अब ये रोने लगा, देखो इसका हाल खराब हो गया। एंटीजन या पैथोजन बोलो पूरा। अब सुनना ध्यान से क्या क्या हुआ। यहां तो क्या हो रहा था, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। अगर मैं अच्छे से बोलूं तो एंडोफेगोसाइटोसिस, सॉलिड पैथोजन ही तो है। और यहां जो बना दिस इज एंडोसोम, हेलो, फेगो एंडोसोम, यस नो। अच्छा अब क्या होगा, इस सेल्स का अपना कहीं ना कहीं लाइसोसोम होगा, दिस इज द लाइसोसोम, 1 डिग्री लाइसोसोम। तो होता क्या है, ये लाइसोसोम और ये एंडोसोम रिएक्ट करता है आपस में। फिर से वही बात, एंडोलाइसोसोमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ। और अब सुनना क्या होता है, अब होता है कुछ अलग तरीके का काम। यहां नहीं ये होता है कि हम पूरा का पूरा फेगोसाइटोसिस कर गए, नहीं, यहां वो काम नहीं हो रहा है। एक्चुअली यहां पैथोजन को क्या किया गया, टुकड़ों में कन्वर्ट किया गया, ऐसे, किसके द्वारा, तो भैया इस एंडोसोमल सॉरी लाइसोसोमल एंजाइम के द्वारा। ये क्या है, लाइसोसोमल एंजाइम। इस एंजाइम ने पैथोजन को टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, एंटीजेनिक फ्रैगमेंट्स। क्या बोला, एंटीजेनिक फ्रैगमेंट्स। और इस सेल्स ने अपने बॉडी के सरफेस पर MSC2 का अरेंजमेंट कर रखा है पहले से, क्योंकि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। नौ ये इस एंटीजन फ्रैगमेंट्स को अपने बॉडी के अपने सरफेस पर इस तरीके से जाके फिट कर दिया, इस तरीके से जाके फिट कर दिया, देखना ध्यान से। तो ये क्या हो गया, MSC उसमें फिट हो गया। देन इसमें एक और साइट है, ये देखो ये वाला साइट दिख रहा है, और ये साइट किसके लिए, कोई बताएगा, एक्चुअल में ये साइट किसके लिए है,
CD4. This is site for CD4. CD4 binding site, and this is epitope. एपिटॉप या पैराटॉप कोई बताएगा? एपिटॉप या पैराटॉप? एंटीजन का फ्रैगमेंट से Epitope. एंटीजेनिक फ्रैगमेंट्स, एंड दिस इज एपिटॉप. अब एपिटॉप पैराटॉप क्या होता है आगे आपको मैं बता दूंगा एंटीबॉडी में, 1-2 लेक्चर के बाद. एपिटॉप ये समझो कि एंटीजन का वो स्मॉलेस्ट यूनिट जिससे एंटीजन डिजीज करा सकता था. लेकिन यहां पे क्या किया, अब सुनो पूरी कहानी. एंटीजन प्रेजेंट सेल ने मतलब कि पैथोजन को देखा, एंडोफेगोसाइटोसिस किया, एंडोफेगोसोम बना, लाइसोसोम के एंजाइम के द्वारा उसको डाइजेशन किया, प्रोसेस किया उसको एक तरीके से, एंड देन एंटीजेनिक फ्रैगमेंट्स को बाय द हेल्प ऑफ MSC2 अपने सरफेस पे रिप्रेजेंट कर दिया, सो दैट दे आर कॉल्ड एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल. अब क्या होगा, जब कल को बॉडी में कौन घूम रहा होगा, जल्दी बोलो? टी हेल्पर. और टी हेल्पर के पास क्या है, जल्दी बोलो? CD4. तो ये CD4 जब इसके साथ बाइंड करेगा, तो जब बाइंडिंग पता है इसके पास तब होगा, ये CD4 की बाइंडिंग जब इसके साथ एंटीजन का फ्रैगमेंट्स आ जाएगा. अभी आपने गौर किया होगा थोड़ी देर पहले मैंने जब लाल लाल बनाया था, इस पर येलो येलो एंटीजन फ्रैगमेंट नहीं था, तो MSC का कॉन्फ़िगरेशन अलग तरीके से था. हेलो, जब उस पे एंटीजेनिक फ्रैगमेंट्स बाइंड कर गया तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया और इस MSC के टी हेल्पर के CD4 रिसेप्टर के लिए कंपैटिबल हो गया. तो टी हेल्पर बॉडी में घूमता रहता है, टी हेल्पर आता है. अब टी हेल्पर बॉडी में कब घूमता रहता है सब आता भी आपको पता चलेगा. टी हेल्पर आता है और उसके साथ बाइंड कर जाता है. जैसे ही बाइंड किया इसका मतलब इसके पास एंटीजन है, इसका मतलब इसके पास एंटीजन है, इसका मतलब ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है. देन नाउ टी हेल्पर अपने एक्शन मोड में आएगा. एक्शन मोड में कैसा आएगा, सब बात कल का है. मैं भी मैकेनिज्म पर नहीं जा रहा हूं, मैं भी बस सेल को इंट्रोड्यूस करा रहा हूं. तो दिस इज द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल. जैसे मैक्रोफाज करता है, ऐसे बी लिम्फोसाइट करता है, ऐसे डेंड्राइटिक सेल करता है. दिस इज द प्रोसेस ऑफ एंटीजन प्रोसेसिंग, एंटीजन प्रेजेंटेशन. बोलो इसमें कोई दिक्कत है? प्रतीक? No, sir. रिवा? No, sir. सृष्टि? No, sir. मुद्दे की बात ये है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन कौन है? बी लिम्फोसाइट है, सॉरी मैक्रोफेज, बी लिम्फोसाइट, डेंड्राइटिक सेल. ठीक है. और इसमें मेन मुद्दे की बात ये है कि एंटीजेनिक फ्रैगमेंट MSC2 मॉलिक्यूल के साथ जाकर बाइंड करता है. आफ्टर दैट टी हेल्पर के CD4 के लिए वो कंपैटिबल हो जाता है और उसको रिकॉग्नाइज करता है टी हेल्पर का CD4. अब आते हैं लिम्फोसाइट पे. आपको तो पता ही है कि लिम्फोसाइट कितने प्रकार के, जल्दी बोलो? 2 प्रकार के. कौन कौन? बी लिम्फोसाइट T lymphocyte, B lymphocyte. T lymphocyte. और टी लिम्फोसाइट. अब सुनो ध्यान से, ये बी लिम्फोसाइट भी 2 प्रकार का होता है. वन इज इफेक्टर बी सेल, या इसी को बोलते हैं प्लाज्मा सेल, ये प्लाज्मा में आ जाता है. और वन इज मेमोरी बी सेल. अभी सबका काम बता दूंगा. एंड टी लिम्फोसाइट 4 प्रकार की होती है, जिसमें 2 आप पहले ही पढ़ चुके हैं. कोई बताएगा? T helper, T killer. टी हेल्पर, टी किलर. एक बात बताओ, अच्छा टी किलर को टी साइटोटॉक्सिक भी कहते हैं. सेल के लिए एक तरीके से टॉक्सिन सिक्रीट कर रहा है ना मारने के लिए, परफोरिन. ठीक है. अच्छा टी हेल्पर को अगर मैं एक और नाम देना चाहूँ या टी किलर को एक और नाम देना चाहूँ तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? टी हेल्पर इज C4 सेल, CD4 सेल. अरे बोलो. एंड टी किलर इज CD8 सेल, CD8 सेल, क्योंकि इसका परसेप्टर है CD8. और 2 और टाइप के होते हैं टी लिम्फोसाइट. वन इज टी सप्रेशर एंड वन इज टी मेमोरी. टी मेमोरी. चलो एक एक करके सभी का रोल बता देता हूँ. ये जो इफेक्टर बी सेल है ना, इफेक्टर प्लाज्मा सेल, इसका लाइफ ड्यूरेशन अगर मैं बात करूं तो 4 से 5 दिन जिंदा रहता है. लेकिन भाई साहब 4 से 5 दिन में जो ये काम करता है ना भाई साहब, गजब का काम करता है. एंटीबॉडी यही बनाता है. याद करो मैंने पहले भी बोला था, फॉर्म्स एंटीबॉडी. और एंटीबॉडी का क्या रोल है तो आपको मैं एक दो क्लास बाद बताऊंगा. एंटीबॉडी पे पैथोजन को किल करने में हेल्प करता है. कैसे तो आपको मैं बताऊंगा. तो इट फॉर्म्स एंटीबॉडी, यही काम है किसका? बी सेल का. बट एक बात बताओ, बी सेल को कैसे पता कि एंटीबॉडी बनाना? क्या एंटीबॉडी हमेशा बनता है बॉडी में? नहीं.
तो पैथोजन के आने के बाद बी सेल को कैसे पता चलता है कि एंटीबॉडी बनाना है? इस बी सेल को मैसेज आता है इन द फॉर्म ऑफ लिम्फोकाइंस, इन द फॉर्म लिम्फोसाइट्स को मैसेज देने वाला केमिकल्स लिम्फोकाइंस। अब आप बोलोगे लिम्फोकाइंस कहां से आया? तो ये लिम्फोकाइंस क्रिएट करता है टी हेल्पर। कब? जब टी हेल्पर रिकॉग्नाइज कर लेता है कि पैथोजन आया है। जब वो रिकॉग्नाइज कर लिया पैथोजन आया है, टी हेल्पर तुरंत क्रिएट करता है लिम्फोकाइंस। और ये लिम्फोकाइंस दो काम करता है। पहली बात, ये लिम्फोकाइंस बी सेल को, बी में भी कौन सा, प्लाज्मा को एक्टिवेट करता है, भाई एंटीबॉडी बनाओ, एंटीबॉडी बनाओ। इसका मतलब ये बी सेल्स कौन है? ये हमारे इंडिया का डिफेंस सिस्टम का फैक्ट्री है, जहां बंदूक, बम ये सब बनता है, और वो डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। तो वो हमेशा बंदूक और बम एक्सेस में बना के नहीं रखती है, जितनी है उतनी है। जब कल को अचानक से कोई बड़ा मेजर अटैक हो जाएगा तो उसको अलार्म दिया जाएगा। अलार्म देने के बाद एक्टिवेट हो जाएगा और फटाफट नए नए बंदूक और नए नए बम असेंबल करके उसको सैनिकों को दिया जाएगा। सो वो बी लिम्फोसाइट में भी बी सेल का यही काम है। लेकिन उसको बोलेगा कौन? लिम्फोकाइंस। लिम्फोकाइंस कहां से आएगा? टी हेल्पर। टी हेल्पर हमेशा लिम्फोकाइंस क्रिएट नहीं करता है। जब वो रिकॉग्नाइज कर लेगा हाँ एंटीजन आया है, तब वो लिम्फोकाइंस क्रिएट करेगा। तो ये काम किसका? लिम्फोकाइंस का। ठीक है, सॉरी बी सेल का। अच्छा, बी सेल में मेमोरी बी सेल का क्या काम है? सुनना, आपको याद करो मैंने बोला था जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसमें मेमोरी होती है। पता है जब पैथोजन के साथ लड़ाई हो रहा होता है ना, तो उन सारी बातों को एज अ मॉलिक्यूलर मेमोरी रख लेते हैं। एक्चुअल में सुनो होता क्या, सुनना, एक्चुअल में आपके बॉडी में होता है बी सेल। एक्चुअल में क्या होता है? बी लिम्फोसाइट मतलब बी सेल ऐसे रखा होता है। जब ये बी सेल देखो, ये बी सेल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह रिएक्ट करती है, पहले बता दिया मैंने। हेलो, वो अलग पार्ट है। अब इस बी सेल में जब से बी सेल अनडिफरेंशिएटेड है, जब ये बी सेल डिफरेंशिएट होती है तो दो प्रकार की बनती है। वन इज प्लाज्मा बी सेल एंड वन इज मेमोरी बी सेल। तो प्लाज्मा बी सेल का तो क्या काम है? एंटीबॉडी बनाना है भैया सब। चलो, अब ये वाला जो पार्ट है, ये मेमोरी बी सेल, ये क्या करती है? एज अ मेमोरी इस पूरे पैथोजन की जो अटैक वाली फिनोमेना है मॉलिक्यूलर फॉर्म में। अब भाई किस मॉलिक्यूलर फॉर्म में? तो उस समय जो कुछ भी मॉलिक्यूलर लेवल पे रिएक्शंस हुआ है, उस केमिकल्स को सेंस करके एज अ मॉलिक्यूलर मेमोरी ये बी मेमोरी सेल उसको रख लेती है। और पता है ये मेमोरी ना सालों साल रहता है, तभी तो वैक्सीनेशन सालों साल काम करता है। ये मेमोरी सालों साल रहता है। अब आप बोलोगे सालों साल ये सेल जिंदा कैसे रहती है? डिवाइड करते रहती है और मॉलिक्यूलर मेमोरी रिटेन रहता है। हाँ, किसी किसी पर्टिकुलर पैथोजन में वो केमिकल इफेक्टिव नहीं होते हैं जिससे इसका मेमोरी अच्छा बन पाए, तो उसको क्या करना है? बार बार बूस्टर डोज देना पड़ता है समय टू समय। और इसलिए कई बार कहता है किसी पैथोजन में अच्छी मेमोरी बनाने के लिए स्टार्टिंग में ही 2-3 बार बूस्टर डोज दे देते हैं, जैसे कोरोना में दे रहे हैं 3 बूस्टर डोज आ चुका है मार्केट। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है। मतलब मेमोरी सेल पहले हमले के दौरान एक तरीके से आतंकवाद को पहचान के रखती है। और सुनना ध्यान से, जब रियल अटैक दोबारा होता है सेम पैथोजन का, मेमोरी सेल गेट कन्वर्टेड इनटू इफेक्टर प्लाज्मा सेल। हेलो, इट इज इफेक्टर प्लाज्मा सेल। उसी मेमोरी में से कुछ सेल्स कन्वर्ट हो जाएगी इफेक्टर प्लाज्मा सेल में और धा धा एंटीबॉडी बनाने लगेगी। सो दिस इज द बी लिम्फोसाइट। बोलो बी लिम्फोसाइट में कोई दिक्कत है? अतीक, नो सर। दृष्टि, No, sir. विभा, No, sir. देखो मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ, कल दिमाग खराब ना कर देना जब कल मैं मैकेनिज्म वाले पार्ट पे आऊंगा, इसलिए एक एक करके सेल बता रहा हूँ। अब चलते हैं टीएल पर। टीएल पर के बारे में बहुत बात हो चुकी है यार। अब बताओ ये किसको पहचानेगा? एंटीजन को या एंटीजन के फ्रैगमेंट्स को? टीएल पर एंटीजन फ्रैगमेंट। Fragments को एंटीजन के फ्रैगमेंट्स को। और टी किलर किसको पहचानेगा? antigen को को हाँ, होल एंटीजन। होल एंटीजन को। तो ये जो टी हेल्पर है, जब ये एंटीजेनिक फ्रैगमेंट्स को रिकॉग्नाइज करता है तो किसके हेल्प से रिकॉग्नाइज करता है? CD4 के। और रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या करता है? लिम्फोकाइन सेक्रेट करता है। और लिम्फोकाइन किसको जाके एक्टिवेट करता है? बी सेल को भी एक्टिवेट करता है और ये टी किलर को भी एक्टिवेट करता है। टी किलर को बोलता है भाई हमला हुआ है, आ जाओ फॉर्म में। और टी किलर जैसे पता चलता है कि हमला हुआ है, लिम्फोकाइन आता है, ये टी किलर को लिम्फोकाइन आ गया, ये आ गया, और ये तुरंत परफोरिन दादा परफोरिन सेक्रेट करना स्टार्ट करती है। लेकिन
ऐसे नहीं, ये पहले रिकॉग्नाइज करती है कि हमला किसका हुआ है, कोरोना का हुआ है, मायोबैक्टीरियम का हुआ है, क्लोस्ट्रीडियम का हुआ है, किसका हुआ है, पहले टी किलर जाकर उसको रिकॉग्नाइज करती है और रिकॉग्नाइज करके तब उसके लिए स्पेसिफिक परफोरेंस को सिक्रीट करती है जिससे केवल वही मरे। तो इसका मतलब ये लिम्फोकाइंस मॉलिक्यूल जो टी हेल्पर से सिक्रीट हो रही है ये बॉडी के लिए अलार्मिंग मॉलिक्यूल है। अब मुझे बताओ बी लिम्फोसाइट अगर एक्टिवेट होगी तो क्या बनेगा, एंटीबॉडी, और टी किलर जब एक्टिवेट होगी तो किलिंग मैकेनिज्म चालू हो जाएगा, यस और नो। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि टी हेल्पर अल्टीमेटली एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी को भी बढ़ा दिया एंटीबॉडी बनवा के, एंड टी किलर को बढ़ाया तो सेल्यूलर मीडिएटेड इम्यूनिटी भी बढ़ गया, क्योंकि सेल्यूलर मीडिएटेड इम्यूनिटी टी किलर देती है, सेल्स खुद जाके मारती है, और यहाँ तो एंटीबॉडी मार रहा है। तो इसका मतलब टी हेल्पर अल्टीमेटली एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी को भी इनहांस कर रहा है और सेल्यूलर मीडिएटेड इम्यूनिटी को भी इनहांस कर रहा है। और याद करो मैंने उस दिन बोला था कि टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करती है, टी लिम्फोसाइट खुद एंटीबॉडी नहीं बनाती है। और वो कैसे हेल्प करती है समझ में आया, टी हेल्पर जब रिकॉग्नाइज कर लेगी पैथोजन आया है तो वो सिक्रीट करेगी लिम्फोकाइन, लिम्फोकाइन बोलेगा बी लिम्फोसाइट को कि हमला हो गया है, और तब जाके बी लिम्फोसाइट उस अकॉर्डिंग एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा। बोलो बात सही है। अब चलते हैं किस पे, टी किलर। टी किलर का तो बहुत सारा बात ऐसा ही हो गया, क्या करती है, परफोरिन सिक्रीट करती है। बोलो तो क्या परफोरिन को हम लिम्फोकाइंस भी बोल सकते हैं? हाँ भाई लिम्फोकाइंस ही तो एक प्रकार का ये, अच्छा सुनना, नहीं सॉरी लिम्फोटॉक्सिन, लिम्फोकाइंस नहीं लिम्फोटॉक्सिन, लिम्फोटॉक्सिन लिम्फोसाइट्स के द्वारा सिक्रीट किया हुआ टॉक्सिन जो कि बैक्टीरिया को जाके पैथोजन को जाके मारेगा, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, ये टी किलर एक और चीज सिक्रीट करती है, ये भी लिम्फोकाइन सिक्रीट करती है। अब आप बोलोगे सर ये लिम्फोकाइन क्यों सिक्रीट कर रही है, इसको तो खुद टी हेल्पर का लिम्फोकाइन आके एक्टिवेट किया, नहीं ये भी लिम्फोकाइन सिक्रीट कर रही है। ये लिम्फोकाइन क्यों सिक्रीट कर रही है पता है, मैक्रोफेज को अट्रैक्ट करने के लिए। अरे भाई साहब टी किलर मार मार के ढेर लगा देगी लाश का, उसका पार्टी कौन करेगा, मैक्रोफेज आएगा और सारे कचरा को चट कर जाएगा। तो ये काम किसका है, लिम्फोकाइन सिक्रीटेड बाय टी किलर। अब आते हैं टी सप्रेसर। देखो बात बताओ, आपके बॉडी में ये सब हमला शुरू हुआ, युद्ध शुरू हुआ, और अगर इस चीज को शांत ना कराया जाए तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि हाइपर एक्टिवेटेड टी किलर हमारे बॉडी के सेल को मारने लगेगा, ऐसा नहीं लगता है? बिल्कुल हो सकता है भाई ऐसा। तो इस लड़ाई को शांत कराने वाला भी कोई होना चाहिए ना, वो है टी सप्रेसर। जब लगता है एक हद तक ये लिमिट हो गया, ये पैथोजन का अटैक और ये लड़ाई उड़ाई बहुत हो गया, एंटीबॉडी रिएक्शन, टी किलर और पैथोजन रिएक्शन बहुत हो गया, तो टी सप्रेसर सप्रेसिंग केमिकल सिक्रीट करती है जो कि बी सेल से बनने वाले एंटीबॉडी प्रोडक्शन को भी इनहिबिट कर देती है और टी किलर की एक्टिविटी को भी इनहिबिट कर देती है। तो कुल मिला के हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को अंडर द चेक रखती है, ज्यादा होशियार नहीं बनना, ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, अंडर द चेक रहो। ये काम किसका है, टी सप्रेसर का है। अब आते हैं टी मेमोरी। जैसे कि बी लिम्फोसाइट का मेमोरी बनता है, ठीक इसी प्रकार से टी लिम्फोसाइट का भी मेमोरी बनता है। जब सेम पैथोजन का रियल अटैक होता है तो मेमोरी बी सेल प्लाज्मा बी सेल में कन्वर्ट होकर एंटीबॉडी बनाना शुरू करती है, और जब सेम पैथोजन का अटैक होता है दोबारा तो टी मेमोरी टी किलर में कन्वर्ट होकर डायरेक्ट गोली बंदूक चलाना शुरू कर देती है, परफॉर्मेंस करना शुरू कर देती है। इसीलिए तो बोल रहा हूं कि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स बड़ा इफेक्टिव होता है, क्योंकि उस टाइम ना तो बी लिम्फोसाइट को मैच्योर होना है क्योंकि पहले से मैच्योर है, बस मेमोरी को कन्वर्ट होना है प्लाज्मा में, तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन भी फास्ट होता है और पैथोजन का किलिंग मैकेनिज्म भी फास्ट होता है क्योंकि पहले से टी मेमोरी है, और टी मेमोरी तुरंत टी किलर में कन्वर्ट होता है और धाना मारना शुरू कर देता है। सो दिस इज ओवर ऑल टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। अगर यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछ लो, कोई दिक्कत है? नो सर। रिवा, नो सर। सृष्टि, नो सर। हाँ चलिए अब क्या करते हैं, इन सारी फंक्शन को आपके नोट से एक बार देखते हैं, और आज हम क्लास को यहीं रोक रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कल क्लास आने से पहले ये सारी बात पढ़ के आइएगा, अदरवाइज मत आइएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कल बात करेंगे हम हाई लेवल पे। तो चाहिए आइए, टी लिम्फो सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, लिम्फोसाइट, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, 3 टाइप के एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं। ये रहा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का मैकेनिज्म, जैसा कि मैंने अभी बताया था। पहले एंगल्फमेंट हुआ, ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन हुआ उसका होस्ट लाइसोजाइम के एंजाइम के द्वारा,
देन MSC2 मॉलिक्यूल को यहाँ पे अटैच किया गया सरफेस पे और एंटीजेनिक फ्रेगमेंट्स एपिटेप को अटैच किया गया, ठीक है। और इस पूरे बात को रिकॉग्नाइज कौन करेगा कि टी हेल्पर का CD4। तो चाहो तो आप इस डायग्राम में ये वाला डायग्राम को अटैच करके बातों को और आगे बढ़ा सकते हो, ये वाला चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नाउ उसके बाद क्या बोला मैंने कि लिम्फोसाइट्स में दो प्रकार के लिम्फोसाइट, टी एंड बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट सेलुलर मीडिएटेड देती है क्योंकि इसमें टी किलर जो है वो सेल खुद मारती है जाके, और बी लिम्फोसाइट ह्यूमोरल इम्यूनिटी देती है, सेल कुछ नहीं करती है, वो एंटीबॉडी बना के देती है और एंटीबॉडी सारा काम करता है। अब आओ एक एक करके सारे सेल्स के बारे में देख लो क्या क्या लिख रखा है। पहला टी हेल्पर, इसी को CD4 सेल्स भी कहते हैं। इट रिकॉग्नाइजेस एंटीजेनिक फ्रैगमेंट्स प्रेजेंट ऑन द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अभी बोला था मैंने, अभी बोला था। अच्छा एक बात ध्यान रखो, टोटल लिम्फोसाइट्स का टी लिम्फोसाइट का 75% टी हेल्पर ही होता है, तो मतलब इसका मात्रा सबसे ज्यादा है। ये अलार्मिंग मॉलिक्यूल्स क्रिएट करते हैं जिसको लिम्फोकाइंस कहते हैं, और ये ओवरऑल इम्यून रिस्पांस को बढ़ाता है, CMI को भी MI को भी। CMI कैसे, ये लिम्फोकाइंस टी किलर को एक्टिवेट कर देता है, इससे टी किलर अपना नंबर भी बढ़ाती है और एक्टिविटी भी, और यही लिम्फोकाइंस बी सेल को भी इनडायरेक्ट एक्टिवेशन देता है। देन टी किलर या टी साइटोटॉक्सिक, इसी को CD8 सेल भी कहते हैं। ये क्या करता है हमारे बॉडी में ट्रांसप्लांटेड सेल, जो अनमैच्ड ट्रांसप्लांटेड सेल है या फिर इन्फेक्टेड सेल या ट्यूमर सेल्स को मारता है। कैसे, बाय सिक्रेटिंग परफोरिन्स। इस परफोरिन्स को हम लिम्फोटॉक्सिक सब्सटेंस भी बोलते हैं, क्योंकि भाई लिम्फोसाइट के द्वारा इसके क्या हुआ, टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है। अच्छा इसके अलावा ये और क्या करता है, लिम्फोकाइंस भी सिक्रीट करता है जो फेगोसाइट्स को, फेगोसिटिक सेल को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो CMI का सेलुलर मीडिएटेड इम्यूनिटी का इफेक्टर सेल है वो टी किलर ही है, और ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए यही जिम्मेवार है। जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में अनमैच्ड ऑर्गन होता है उसको रिजेक्ट टी किलर ही करता है, जो ऑर्गन अनमैच्ड है उसको किल कर देगा, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कोई काम का ही नहीं रहा, ठीक है। आगे भी बात करेंगे इसकी। और टी सप्रेसर कीप्स इम्यून सिस्टम अंडर द चेक एंड नॉर्मल ऑन बॉडी सेल्स रिमेन्स प्रोटेक्टेड बाय इट्स एक्टिविटी। अगर ये नहीं होता तो मामला बहुत दूर तक पहुंच जाता, लड़ाई पीट मारपीट, और ये हमारे सेल्स को भी मार सकता था, ठीक है। और ये टी मेमोरी होता है, लॉन्ग लिव्ड होता है, और जब सेम पैथोजन का दोबारा अटैक होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है टी किलर में। नाउ बी लिम्फोसाइट दो प्रकार का, प्लाज्मा सेल्स 5 से 7 दिन, 4 से 5 को बोलता है, 5 से 7 मतलब 1 वीक मान के चलो, अंडर द 1 वीक इसका लाइफ स्पान होता है, ठीक है। और ये सिक्रीट करता है एंटीबॉडी, और इतना फास्ट एंटीबॉडी बनाता है कि आप सोच नहीं सकते हो, 1 सेकेंड में 2000 मॉलिक्यूल एंटीबॉडी का बना देता है, ठीक है। और एक होता है बी मेमोरी सेल, लॉन्ग लिव्ड होता है ये, और जब दोबारा अटैक होता है सेम पैथोजन का तो ये बी सेल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इफेक्टर प्लाज्मा सेल। देन अब जो मैंने बी लिम्फोसाइट के बारे में बात बोला, देख लो बी लिम्फोसाइट का ओवरऑल कहानी क्या है। मैच्योर बी लिम्फोसाइट, अब आपको पता है कि मैच्योर बी लिम्फोसाइट का मतलब क्या है कि उसका सरफेस पे IgD रिसेप्टर आ चुका होगा, बक्कर। ये या तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह एक्ट कर ले, करता भी है, आपको मैंने बोला है अभी, और या तो ये क्या हो, एक्टिवेटेड बाय ये मैच्योर बी लिम्फोसाइट, या तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह कर ले, या तो कुछ बी लिम्फोसाइट, मैच्योर बी लिम्फोसाइट एक्टिवेटेड बाय लिम्फोकाइंस। तो जब वो लिम्फोकाइंस से एक्टिवेट होगी तब वो जाएगी डिफरेंशिएशन करने के लिए। तो एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट क्या करेगी, डिफरेंशिएशन में क्लोनल सिलेक्शन करेगी, मतलब क्लोन मतलब होता है फोटोकॉपी। कुछ क्या करेगी, पहले तो नंबर, क्लोनल सिलेक्शन का मतलब पहले नंबर बढ़ाओ, पहले नंबर बढ़ाएगी, उसमें से कुछ जाएगी मेमोरी बी सेल बनने के लिए और कुछ जाएगी इफेक्टर बी सेल बनने के लिए, क्योंकि इफेक्टर बी सेल को 1 सप्ताह के बाद मर जाना और मेमोरी सेल को लॉन्ग लिव्ड करना है। सो दिस इज द ओवरऑल बी लिम्फोसाइट्स, टोटल बी लिम्फोसाइट। तो या तो वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की एक्ट कर ले, तरह एक्ट कर ले, उसके लिए उसके पास खुद का MSC2 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वो एंटीजन को कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, बाय द हेल्प ऑफ बी सेल रिसेप्टर, ठीक है। और याद रहे कि जब ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह एक्ट करेगा तो इसको दोबारा दूसरा टी हेल्पर आके इसको भी रिकॉग्नाइज कर सकता है, ठीक है। देन एक्टिवेटेड, अगर ये मैच्योर बी लिम्फोसाइट पे लिम्फोकाइंस आया, कहां से आएगा, टी हेल्पर से आएगा, टी हेल्पर से आएगा, एक्टिवेटेड टी हेल्पर, जिसको पता चल चुका है कि पैथोजन आ चुका है, वो इसको एक्टिवेट करेगा, तो ये क्लोनल सिलेक्शन शो करेगा, पहले अपना नंबर बढ़ाएगा डिवीजन करके, उसके बाद डिफरेंशिएशन करेगा, कुछ प्लाज्मा बी सेल बनेगा और कुछ मेमोरी बी सेल। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल टाइप ऑफ सेल्स इन्वॉल्व इन इम्यून सिस्टम। यहां तक कोई दिक्कत है तो जल्दी से पूछ लो। अतीक, नो सर। रिभा, No, sir. सृष्टि, हाँ सृष्टि सो गए,
बहुत अच्छा। सर बोल रहे हैं नो। तो सर हम आ- बोले थे। हाँ ठीक है, तो अब आज इसमें कहाँ तक पढ़ लेना है तो बता रहा हूँ। इसमें आज कुछ भी मत पढ़ो, इसमें कुछ भी पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है, कल ही पढ़ना एक साथ। एनसीईआरटी में अभी कुछ ज्यादा कंटेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये सारा सेल्स वगैरह को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। मिलते हैं।